गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बार मैग्नेट इक्विवेलेंट टू सोलेनॉइड। स्टूडेंट्स, बार मैग्नेट को हमें सोलेनॉइड के इक्विवेलेंट प्रूव करना है। उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी, क्या क्या उसके अंदर इफेक्ट होते हैं, कैसे हम कह सकते हैं कि एक बार मैग्नेट और एक सोलेनॉइड दोनों इक्वल है। ठीक है, तो बेटे इसके लिए सबसे पहले हमारे पास देखो फर्स्ट पॉइंट जो हमें बताता है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि भाई जैसे बार मैग्नेट अट्रैक्ट या रिपेल करती है दूसरी बार मैग्नेट को, बार मैग्नेट दूसरी बार मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करती है, सेम उसी तरह से सोलेनॉइड भी, सेम उसी तरह से सोलेनॉइड भी दूसरे सोलेनॉइड को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। एक सोलेनॉइड दूसरे सोलेनॉइड को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। कब? जब उसके अंदर से करंट फ्लो होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरी प्रॉपर्टी ये है भाई कि जैसे बार मैग्नेट के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, सेम उसी तरह से जैसे बार मैग्नेट के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ से साउथ। बेटे ये ध्यान रखना, कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, तो सेम इसी तरह से भाई हमारे पास एक सोलेनॉइड है और इस सोलेनॉइड के अंदर से अगर हमने करंट पास किया तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है। कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है? ये वैसी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है जैसे कि एक बार मैग्नेट बनाती है। ठीक है, एक बार फिर से देखो, बार मैग्नेट और सोलेनॉइड को इक्विवेलेंट हमें प्रूव करना है। ठीक है, बार मैग्नेट किसी दूसरी बार मैग्नेट को क्या करेगी, अट्रैक्ट या रिपेल करेगी। सोलेनॉइड के अंदर से अगर हम करंट फ्लो करते हैं तो उसके नजदीक, जैसे ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है और ये दूसरा सोलेनॉइड है, इनके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे कब अट्रैक्ट करेंगे, कब रिपेल करेंगे। पोलैरिटी अगर आपको समझ में आई हुई है तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा भाई दूसरा क्या पॉइंट था कि जैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक मैग्नेट बनाती है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन बनाता है, एक सोलेनॉइड बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं। बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड, ये हमने एक बार मैग्नेट को धागे से लटका दिया, ये अपने आप को किधर एडजस्ट करेगी, अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इधर एडजस्ट करेगी स्टूडेंट्स, अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एडजस्ट करेगी। भाई सेम इसी तरह से एक सोलेनॉइड है, उस सोलेनॉइड को अगर हम करंट पास करवाएं, उस सोलेनॉइड में करंट पास करवाएं और उसको फ्रीली सस्पेंड करके घुमा के छोड़ दें, कोई भी डायरेक्शन करके छोड़ दें, वो अपने आप को किधर एडजस्ट करेगा, नॉर्थ साउथ, अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को एडजस्ट करेगा। समझ में आया? तो जैसे बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, वो किधर आती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। उसी तरह अगर हम सोलेनॉइड को भी फ्रीली सस्पेंड करें तो वो किधर आएगा, अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ पोल की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्थ क्या है भाई, हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू बार मैग्नेट,
बार मैग्नेट में एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, कितनी आई थी बेटे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m/r³। ठीक है, अगर आपने दूसरे का टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो ये फॉर्मूला हमने बनाया था, वेयर m इज मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ठीक है, r डिस्टेंस, 4 पाई कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट। भाई ये मैग्नेटिक फील्ड बना बार मैग्नेट के एक्सिस के ऊपर, एक्सियल लाइन के ऊपर ड्राइव किया हुआ है। तो बेटे अगर हम सोलेनोइड देते हैं कोई, और सोलेनोइड की एक्सियल लाइन के ऊपर, सोलेनोइड की एक्सियल लाइन के ऊपर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो वो भी कितना आता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m/r³। तो सोलेनोइड और बार मैग्नेट दोनों के अंदर एक्सियल लाइन पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो कितनी वैल्यू आती है बेटे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m/r³, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m/r³। तो इन फैक्टर्स के कारण हम कह सकते हैं, इन 4 फैक्टर्स के कारण हम कह सकते हैं कि बार मैग्नेट किसके इक्विवेलेंट है, सोलेनोइड के इक्विवेलेंट है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स अब जो हमारा टॉपिक होगा देखो, अभी हमने क्या बताया था, अब ये बताया था बेटे कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा ना एक सोलेनोइड के लिए, वो कितना होगा, B = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m/r³। ये होगा। ठीक है बेटे, अभी हमें इसको प्रूव करना है कि क्या एक्सियल लाइन पर, सोलेनोइड की एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी या नहीं होगी। ठीक है बेटे, तो इसके लिए हम एक सोलेनोइड लेते हैं, बड़े ध्यान से समझना बेटे। एक सोलेनोइड लिया, ये हमारा सोलेनोइड है। ठीक है, और लेंथ ऑफ सोलेनोइड इज 2l। कितनी लेंथ है सोलेनोइड की, 2l लेंथ। एंड A इज द रेडियस। रेडियस कितना है सोलेनोइड का, हमारा A रेडियस है। हमने इस सोलेनोइड को बेटे कहाँ पर रखा है, इस सोलेनोइड को हमने, इस सोलेनोइड के सेंटर को हमने ओरिजिन पर रखा है। कहाँ पर रखा है बेटे, ओरिजिन पर। ये ओरिजिन है। तो बेटे यहां से ये लेंथ L हो जाएगी, ओरिजिन पर रखा है तो कहां पर, ये लेंथ L हो जाएगी, और ये इधर वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी, L होगी या नहीं होगी। ठीक है, हमें बेटे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड कहां पर निकालना है, एट पॉइंट P। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ये P पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, और ये P पॉइंट क्या हो जाएगा, ये P पॉइंट हो जाएगा भाई एक्सियल लाइन। इस एक्सियल लाइन पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो जो जो गिवन क्वांटिटीज हैं वो आपने लिख ली। एक क्वांटिटी और आप लिख सकते हो, OP किसके इक्वल है भाई, OP = R। ठीक है, OP किसके इक्वल है, R के इक्वल है। तो करेक्ट है बेटे। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर एक छोटा एलिमेंट मान लेते हैं। छोटे छोटे पार्ट किए हमने इसके, क्या किए, छोटे छोटे पार्ट। तो एक पार्ट हमने ये ले लिया, और जिसकी विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, टोटल चौड़ाई कितनी थी, टोटल विड्थ कितनी थी सोलेनोइड की, 2l थी। उसमें से हमने एक छोटा पोर्शन ले लिया, कितनी विड्थ है, जिसकी dx विड्थ है। और ये सेंटर से कितनी दूरी पर है, x डिस्टेंस।
सेंटर से कितनी दूरी पर है बेटे, ये x डिस्टेंस की दूरी के ऊपर। ठीक है, तो बेटे सबसे पहले हमें ये जो dx लेंथ ली है ना, इस dx लेंथ के अंदर कितनी टर्न्स हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं। dx लेंथ जो हमने ली है, विड्थ ली है, ये चौड़ाई ली है सोलेनोइड की, इसके अंदर कितनी टर्न्स होंगी वो कैलकुलेट कर लेते हैं बेटे। और ये आपको पता है, ये कैलकुलेट करने का मेथड आपको पता है। हम यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ टर्न्स इन dx। dx के अंदर कितनी टर्न होंगी dx लेंथ के अंदर, तो ये होंगी बेटे n dx। कितनी होंगी ये n dx। देखो क्यों होंगी भाई, आपको पता है 1 मीटर के अंदर टर्न्स जब हम लेते हैं तो कितनी होती हैं, n होती है। स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। 1 मीटर लेंथ के अंदर कितनी टर्न है, n। और n को क्या कहते हैं हम, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कहते हैं बेटे इसको। ठीक है, तो बेटे dx मीटर ले लिया हमने, तो लेंथ कितनी ली, dx ली या नहीं ली। dx मीटर में कितनी होगी, dx में हो जाएंगी n dx। तो कितनी टर्न हो गई भाई, ये n dx टर्न हो गई। हुई या नहीं हुई, आया समझ में। ओके बेटे, ठीक है। अब हम एक पीछे का कंसेप्ट यूज करने जा रहे हैं, जो मैंने पहले बताया था आपको। ये हमने एक छोटे ही विड्थ की रिंग ले ली। ये सोलेनोइड में छोटा वाला पोर्शन हमने लिया। ये छोटा पोर्शन ये कंप्लीट क्या बना रहा है, एक रिंग बना रहा है या नहीं बना रहा। ये देखो इस तरह का रिंग बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, और ये पॉइंट P कहां पर है, ये पॉइंट P कहां पर है, ऑन द एक्सिस ऑफ दिस रिंग। इस रिंग के एक्सिस के ऊपर है। और बेटे इस रिंग के एक्सिस के ऊपर है, तो आपने पहले कैलकुलेट किया हुआ था, अगर ध्यान हो तो। क्या कैलकुलेट किया था आपने, कैलकुलेट किया था कि रिंग के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है। रिंग के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है बेटे, ध्यान है या नहीं है। ठीक है, चलो मैं लिखता हूं, वो वैल्यू हमारी कितनी आएगी, dB। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है ये। ठीक है, इस कंप्लीट के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो स्मॉल लेंथ यानी dB, सॉरी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बना है, केवल इसके कारण थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उसको हमने क्या लिया dB। और वो वैल्यू कितनी आएगी बेटे, वो वैल्यू अगर आपको ध्यान नहीं है तो फिर से देखो, अपना टॉपिक रिवाइज करो अगर ध्यान नहीं है तो। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे ये। वो वैल्यू आई थी म्यू नॉट I a स्क्वायर n dx डिवाइडेड बाय 2 r माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी थी 3/2। ये डिराइव हमने किया हुआ था बेटे, वहां से 4th चैप्टर जो हमारा एनसीईआरटी का है, उस चैप्टर में से हमने ये उठा के दिया है। ठीक है, कि रिंग के एक्सिस के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, रिंग के एक्सिस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटे, म्यू नॉट I इज द करंट। कितना करंट फ्लो हो रहा है सोलेनोइड के अंदर से, I करंट फ्लो हो रहा है, म्यू नॉट I a स्क्वायर n dx। ये n dx क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। n dx क्या है हमारा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। a इज एरिया, सॉरी रेडियस ऑफ सोलेनोइड या रेडियस ऑफ दिस लूप। I इज करंट, कितना करंट जा रहा है लूप के अंदर से बेटे, I करंट जा रहा है। x, ये सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट की। अब फिजिक्स के अंदर हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। हम यहाँ पर ये मानते हैं बेटे कि हमारा जो है R है ना,
ये इस x से बहुत ज्यादा बड़ा है। r इज वेरी वेरी लार्जर देन x, r जो है x से बहुत ज्यादा बड़ा है। और एंड r इज वेरी वेरी लार्जर देन e, ये x से भी बड़ा है और ये इस रेडियस से भी बड़ा है। ठीक है, x से भी बड़ा है और रेडियस से भी बड़ा है। तो x और a को क्या कर देंगे हम, नेग्लेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? कर दो बेटे नेग्लेक्ट। तो ये हो जाएगा db इज इक्वल टू यहाँ से म्यू नोट i a स्क्वेयर n dx डिवाइडेड बाई 2। देखो बेटे हमने x को कैंसिल किया, x को नेग्लेक्ट किया, कैंसिल नहीं नेग्लेक्ट किया, तो ये r स्क्वेयर बनेगा, r स्क्वेयर प्लस में a स्क्वेयर है। भाई हमने a को भी नेग्लेक्ट किया क्योंकि a की वैल्यू r के कंपैरिजन में क्या है, बहुत कम है, तो इसको भी नेग्लेक्ट कर दिया। तो ये अकेला क्या बचेगा यहाँ पर अकेला बचेगा r स्क्वेयर, और ये हो जाएगा r स्क्वेयर की पावर 3/2। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, db इज इक्वल टू म्यू नोट i a स्क्वेयर n dx 2 इंटू आर क्यूब। इस स्क्वेयर से ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ गया आर क्यूब। ठीक है बेटे, अब इसके साथ हम क्या करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए आया है, ये मैग्नेटिक फील्ड आया है केवल इस लूप के लिए। कंप्लीट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट के लिए आपको भी पता है बेटे हमें इंटीग्रेशन करना होता है। ठीक है, एक स्मॉल पोर्शन के लिए कैलकुलेट किया और कंप्लीट पोर्शन के लिए क्या करेंगे, हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के रूल्स हमने अप्लाई किए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन होगा। ठीक है बेटे, इंटीग्रेशन की लिमिट लेंथ के अंदर dx क्या बता रहा है हमें, ये x के विद रिस्पेक्ट मींस इस लेंथ का इंटीग्रेशन करना है। लेंथ देखो, ये बड़े ध्यान से देखना बेटे, ठीक है, ये ध्यान से देखना बेटे, जो हमारी लेंथ है ना, ये क्या माना था हमने, ये पॉइंट क्या माना था, ये पॉइंट हमने ओरिजिन लिया था, ये पॉइंट क्या लिया था, ओरिजिन लिया था। अब ये पॉइंट ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन से राइट हैंड साइड के डिस्टेंस कैसे लेते हो, पॉजिटिव होंगे या नहीं होंगे, तो L लिमिट कौन सी हो जाएगी, L। ठीक है, एक मिनट रुके, यहाँ इसको अच्छे से लिख देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dB इज इक्वल टू म्यू नोट i a स्क्वेयर n dx, ये आ गया था 2r क्यूब, लिमिट कितनी हो गई L। ठीक है, ये तो राइट हैंड साइड की तरफ चले, राइट हैंड साइड के डिस्टेंस कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे ओरिजिन से, और लेफ्ट हैंड साइड के डिस्टेंस कैसे होंगे बेटे, नेगेटिव होंगे या नहीं होंगे, होंगे भाई नेगेटिव। आप नंबर लाइन के ऊपर देखते हो, ये ओरिजिन लिया 1 2 3 इस तरह से होता है या नहीं होता, और इधर के डिस्टेंस कैसे होंगे या इधर के साइन कैसे होती हैं, लेते हो माइनस में, तो जो ओरिजिन से इधर की लेंथ है, लेफ्ट हैंड साइड की लेंथ है, उसके सामने क्या लाइन लगाएंगे हम, -l। क्लियर हुआ, इंटीग्रेट कर दो बेटे बस। अब इसको dB का इंटीग्रेशन कितना आएगा, b, dB का इंटीग्रेशन कितना आया, b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटे म्यू नोट i a स्क्वेयर n 2r क्यूब एज इट इज, 2r क्यूब एज इट इज। dx का हमें इंटीग्रेशन करना है बेटे, dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, x अपर लिमिट लोअर लिमिट, लिमिट पुट की, लिमिट रख दी, dx का इंटीग्रेशन कितना आया, x आया, अपर लिमिट l है, लोअर लिमिट -l है। ये बेटे यहाँ से क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नोट i a स्क्वेयर n बाई 2r क्यूब
x की जगह l माइनस माइनस एल। रूल्स है ना कि लिमिट एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट कितनी है हमारी माइनस एल है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो बेटे मैं इसको यहां पर सोल्व कर रहा हूं, ये यहां से ये वैल्यू आ गई b इज इक्वल टू म्यू नोट आई ए स्क्वायर की पावर n इंटू 2l बाई 2r क्यूब। ये आया या नहीं आया? म्यू नोट आई, ये यहां से मैंने ये यहां कर दिया बेटे, म्यू नोट आई ए स्क्वायर n 2r क्यूब इंटू 2l। ठीक है, अब इसके बाद बेटे हम इसको क्या करते हैं, 2 पाई से दोनों तरफ इधर 2 पाई से मल्टीप्लाई किया और 2 पाई से डिवाइड किया, 2 पाई से मल्टीप्लाई और 2 पाई से डिवाइड किया। ठीक है, देखो बेटे b इज इक्वल टू म्यू नोट आई ए स्क्वायर n 2l 2 पाई बाई 2 टू जा 4 पाई r क्यूब। ये तो देखो हमारे पास ये जो फार्मूला था ना मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, ये कितना था बेटे बार मैग्नेट के लिए म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2m बाई r क्यूब। तो डिनोमिनेटर तो आ गया हमारे पास 4 पाई r क्यूब, म्यू नोट भी है हमारे पास। ठीक है, अब यहां से हम मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला बनाते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है NIA। मैग्नेटिक मोमेंट का क्या फार्मूला होता है NIA, वेयर n इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। देखो यहाँ पर हम स्मॉल n यूज कर रहे थे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर की लेंथ 1 मीटर में, और यहाँ पर कैपिटल यूज कर रहे हैं। कैपिटल मींस टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल मींस क्या होगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। I इज करंट, A इज एरिया, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा। ठीक है, देखो n टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 1 मीटर में कितनी n, तो टोटल लेंथ कितनी 2l, तो टोटल टर्न्स कितनी हो जाएंगी n इंटू 2l, n इंटू 2l। आया समझ में, n इंटू 2l टोटल लेंथ। करंट कितना बेटे I, और ये क्या बनाता है पाई ए स्क्वायर, पाई और ए स्क्वायर, ए इज रेडियस, तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है एरिया होता है, तो पाई ए स्क्वायर क्या बनेगा पाई ए स्क्वायर को रेडियस। ये सभी किसके इक्वल होते हैं बेटे, मैग्नेटिक मोमेंट के इक्वल होते हैं या नहीं होते, होते हैं। तो इन सभी की जगह पर क्या बच, अच्छा यहाँ पर 2 बचा हुआ है, ये ध्यान रखना। हमने क्या लिया, I को लिया है, हमने पाई को लिया है, एक स्क्वायर भी लिया है, n भी ले लिया, 2l भी ले लिया, 2 बच गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बेटे इस कंप्लीट की जगह पर जो यहाँ पर हमारा क्या था म्यू नोट आई ए स्क्वायर n इंटू 2l इंटू 2 पाई, 2 हमने यहाँ बाहर ले लिया, ये 2 पाई ए स्क्वायर इज एरिया मल्टीप्लाइड बाई करंट कितना I, करंट कितना I, और क्या है भाई इसके बाद n इंटू 2l टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और ये किसके इक्वल होता है मैग्नेटिक मोमेंट के इक्वल, n इंटू 2l I पाई ए स्क्वायर, ये किसके इक्वल है मैग्नेटिक मोमेंट के इक्वल। तो ये जो हमारा बन जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नोट 2m बाई 4 पाई r क्यूब, म्यू नोट 2m 4 पाई r क्यूब।
ये क्या निकाला हमने, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पे निकाला हमने। बार मैग्नेट के लिए एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी निकाली थी, म्यू नॉट अपॉन 4π2m/r³। तो दोनों सेम आए या नहीं आए भाई, आए या नहीं आए, सेम, ठीक है, हो गया क्लियर। तो हम क्या कह सकते हैं कि बार मैग्नेट किसके इक्विवेलेंट है, सोलेनोइड के इक्विवेलेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बेटे अब हमें जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सोलेनोइड इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट। सोलेनोइड किसके इक्विवेलेंट है, बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट है। देखो बेटे हमारे पास ये एक सोलेनोइड है, ठीक है, इस सोलेनोइड के अंदर से ये इधर करंट आया, इधर से करंट आया, तो हम देखते हैं यहां से ये इधर सोलेनोइड के लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट साइड और ये कौन सी है, राइट साइड। तो बेटे लेफ्ट साइड से हम देखते हैं यहाँ पर जो हमें करंट की डायरेक्शन दिखाई दे रही है वो एंटी क्लॉकवाइज है। देखो यहां से ये करंट ऐसे जा रहा है घूमते हुए आगे की तरफ कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो यहाँ से सोलेनोइड ये इस तरह से, ये डायरेक्शन है, ये यहाँ से ऐसे अंदर जा रहा है, फिर उधर से ऐसे बाहर आ रहा है, ठीक है। तो कौन सी डायरेक्शन होगी बेटे, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेटे तो हम इसी कॉइल को देख रहे हैं, इसी कॉइल को जब हमने इधर राइट हैंड साइड से देखा, इधर से देखा, राइट हैंड साइड से देखा, तो ये करंट जो ऐसे जा रहा था ये अब हमें कैसा लगता है, क्लॉकवाइज करंट लगता है। पहले जो करंट एंटी क्लॉकवाइज लग रहा था, अब वो करंट हमें कैसे लग रहा है, क्लॉकवाइज करंट लग रहा है। देखो यहां से करंट आया, मैंने ये बताया था करंट कहां से कहां जा रहा है, एक बार फिर से समझना भाई। यहां से करंट ये इस तरह से अंदर जा रहा है, यहां से बाहर आ रहा है, और यहां से, या आप यहां पर लिख सकते हो, यहां से बाहर जा रहा है और यहां से अंदर जा रहा है। मीन्स करंट यहां से ऐसे जा रहा है, इस तरह से। इधर से कैसी डायरेक्शन लगेगी, इधर से डायरेक्शन कैसी लगेगी, ये ऐसे घड़ी की सुइयां के ऑपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब मैंने इसको बताया कि हमने इधर से देखा भाई, जब हमने इधर से इसको देखा तो ये ऐसे अंदर जा रहा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई कि नहीं हुई। ये यहाँ से ऐसे बाहर आ रहा है और फिर ऐसे अंदर जा रहा है। तो एक तरफ से देखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और दूसरी तरफ से देखते हैं तो कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो जिधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, या पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखते हैं, जिधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है उधर हम क्या कहते हैं कि वो कौन सा पोल होता है, वो कौन सा पोल होगा भाई, नॉर्थ पोल होगा। कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल। और जिधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी उधर से हमने देखा, उधर से कौन सी डायरेक्शन थी, क्लॉकवाइज थी, तो ये कौन सा पोल हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। क्लियर। अब सेम इसी तरह से हम ये एक कोयल है, करंट कैरिंग कोयल है, इस कोयल में भी सेम यही प्रोसीजर लगाते हैं। यहाँ पर नॉर्थ, एक तरफ साउथ, इसमें भी क्या हो जाएगा, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ। इस पोर्शन के लिए भी एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ। इस पोर्शन के लिए भी नॉर्थ साउथ, इस पोर्शन के लिए भी नॉर्थ साउथ, और ये कंटिन्यू ऐसे फॉलो करती रहती है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने क्या पढ़ा था कि हमने जब मैग्नेट को टुकड़ों में तोड़ा तो वो नॉर्थ साउथ पोल बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, पढ़ा था पिछले लेक्चर में, ठीक है। सेम उसी तरह से ये एक बड़ी मैग्नेट थी
हमने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, तो इन सभी टुकड़ों को मिलाकर हम नई मैग्नेट बनाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एक तरफ नॉर्थ पोल और एक तरफ साउथ पोल। ऐसा किसमें होता है, बार मैग्नेट में होता है। सोलेनोइड को हमने किसके इक्विवेलेंट प्रूव किया, बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट प्रूव किया है या नहीं किया। ठीक है बेटे, अब हम बार मैग्नेट को सोलेनोइड के इक्वल और प्रूव करते हैं बेटे। इसको किसके इक्वल प्रूव करते हैं, बार मैग्नेट को सोलेनोइड के इक्वल प्रूव करते हैं। बार मैग्नेट इक्विवेलेंट टू सोलेनोइड। बार मैग्नेट किसके इक्विवेलेंट है, सोलेनोइड के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो बेटे यहां पर हम देखते हैं हमारे पास ये एक बार मैग्नेट है, या ये एक बार मैग्नेट, ये इधर नॉर्थ इधर साउथ। ठीक है, तो बेटे यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फिनोमेना होता है। ये जो मैग्नेट है ये किसकी बनी होती है, एटम की बनी होती है। किसकी बनी होती है, ये एटम की, ध्यान से समझना भाई। ठीक है, ये मैग्नेट किसकी बनी होती है, आयरन की हो सकती है मैग्नेट, निकल की हो सकती है, कोबाल्ट की हो सकती है। ठीक है, और इन सभी के अंदर क्या मिलेंगे, हमें एटम्स मिलेंगे। तो इसके अंदर क्या है, हमारे एटम्स है। ठीक है, अब एटम किस किस से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। क्लियर हुआ। अब जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या बनता है, करंट बनेगा या नहीं बनेगा। जब भी इलेक्ट्रॉन चलेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनेगा, करंट बनेगा। यहाँ पर करंट बन रहा है, और ये तो हमने एक एटम लिया है, इसके अंदर बहुत सारे एटम हैं या नहीं है। ठीक है, तो बार मैग्नेट के से मिलके बना होता है, फिर से एटम से मिलके बना होता है। और एटम के अंदर क्या होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। सॉरी, एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन घूमता है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, चाहे वो स्ट्रेट पाथ के ऊपर हो चाहे वो डिफरेंट सर्कुलर पाथ के ऊपर हो, क्या बनाता है, वो करंट बनाएगा। तो ये करंट बना रहा है, तो इस कॉइल के अंदर, इस मैग्नेट के अंदर बहुत सारी करंट कैरिंग कॉइल्स बन जाती हैं। क्या बन जाती है, इस मैग्नेट के अंदर बहुत सारी करंट कैरिंग कॉइल बन गई भाई। ठीक है, बहुत सारी करंट कैरिंग कॉइल बनी। ठीक, एक मिनट, तो बहुत सारी क्या बनी, इसके अंदर करंट कैरिंग कॉइल्स बनी हुई हैं। ठीक है, कि हम ये मान लेते हैं, और बड़ी तो रहा है भाई करंट। हर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट पे घूमता रहता है। अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर हर एटम के अंदर करंट बने रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, सॉरी, जो अंदर जितने भी करंट लूप्स होती हैं, अंदर जितनी भी करंट लूप्स होती हैं, ये करंट लूप्स कहां से बनी, बोलो बेटे। हाँ, एटम के अंदर बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण बनी। तो अंदर जितनी भी करंट लूप्स हैं, वो करंट लूप्स क्या करती हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। क्या करते हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल करती हैं। ठीक है, और जो भी करंट होता है वो कहां पर बन जाता है, ऑन द सरफेस ऑफ बार मैग्नेट।
कहाँ पर बनेगा भाई? ऑन द सरफेस ऑफ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के सरफेस के ऊपर करंट बन गया, ठीक है। और इस करंट की डायरेक्शन कौन सी होती है? सभी की सेम डायरेक्शन होती है। जितनी भी टर्न्स बनेंगी उन सभी टर्न्स की डायरेक्शन कौन सी होगी? सेम डायरेक्शन होगी। ये सेम डायरेक्शन बनी हुई है बेटे यहाँ पर। क्लियर हुआ? ठीक है। तो फिर से क्या लिखोगे? अंदर के सभी करंट से एक दूसरे कैंसिल करेंगे, जो भी करंट बनेगा वो कहाँ बनेगा? ऑन द सरफेस, ठीक है। तो सोलेनोइड के अंदर भी तो इसी तरह से करंट होता है। सोलेनोइड के अंदर इसी तरह करंट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होता है भाई, ठीक है। तो बार मैग्नेट के अंदर भी एक करंट बनता है और वो किसकी तरह बनता है? सोलेनोइड की तरह बनता है। यहाँ पर हम एक इम्पोर्टेंट कंफ्यूजन फाइंड आउट करेंगे बेटे कि हमने क्या पढ़ा था। हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो हमारी ज्योग्राफिकल लेंथ है, ज्योग्राफिकल लेंथ कौन सी? ए बी, ये टोटल लेंथ हो बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की टोटल लेंथ ज्योग्राफिकल लेंथ कहते हैं। और यहाँ पर हमारा सपोज नॉर्थ पोल है और यहाँ पर हमारा साउथ पोल है। ये नॉर्थ है और ये साउथ है। इसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक लेंथ। क्या कहते हैं भाई? इसको हम मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। तो ये मैग्नेटिक लेंथ ज्योग्राफिकल लेंथ से कम क्यों होती है? Why magnetic length is less than geographical length? मैग्नेटिक लेंथ तो ये हो गई और ज्योग्राफिकल लेंथ यहाँ से और यहाँ तक इतनी होती है। ये क्यों होती है? बिकॉज ऑफ दैट करंट, जो सरफेस पे करंट बना हुआ था ना बेटे, ठीक है, जो सरफेस पे करंट बना हुआ था उसी के कारण ज्योग्राफिकल लेंथ जो है ज्यादा होती है। किससे? मैग्नेटिक लेंथ से। क्लियर हुआ बेटे? कंप्लीट हमने सोलेनोइड को बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट किया, बार मैग्नेट को सोलेनोइड के इक्विवेलेंट किया, एक फार्मूला भी ड्राइव किया यहाँ पर हमने, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक कल रहेगा अर्थ मैग्नेटिज्म, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक है। अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। तो बेटे इन टॉपिक्स को ध्यान से रिवाइज करना बड़े अच्छे से। थैंक यू।